हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इस्ता सोशल क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है, ये वीडियो मुख्य सेविका का है जो सोशियोलॉजी पार्ट का है और ये क्वेश्चन हम इंटर और ग्रेजुएशन की बुक से कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में पार्ट जो तीसरी थी उसमें हम यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे। जाति प्रथा की राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादक अभी डुबाई जी हो गए थे। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देर न करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, एक जातीय एक अंतर विवाहित समूह या अंतर विवाहित समूहों का संकलन है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है रिजले ने, कर्वे ने, ब्लंट ने, P.N. प्रभु ने। तो फ्रेंड्स, ये परिभाषा ब्लंट ने दी है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाति व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आज भी महत्वपूर्ण है? पहला है ऑप्शन कर्मकांडीय प्रचलन, दूसरा जजमानी व्यवस्था, तीसरा अंतर्विवाह, चौथा पवित्रता तथा अपवित्रता। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा अंतर्विवाह। जाति व्यवस्था की विशेषताओं में आज भी ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, निश्चित उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, जातीय प्रथा की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके व्यावसायिक सिद्धांत के जातीय प्रथा के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं मैक्सफील्ड जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जब एक वर्ण पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो फ्रेंड्स, ये परिभाषा फूले जी ने दी है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो फ्रेंड्स, जाति की विशेषताएं घुरिये जी ने 6 बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति की उत्पत्ति संबंधित आदिम संस्कृति या मानक का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो फ्रेंड्स, ये प्रतिपादन हटन जी ने किया। अब हम क्वेश्चन 5वां देखेंगे, भारतीय जनतंत्र को जाति तंत्र किसने कहा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसे ज़्यादा लोग नहीं करवाए हैं और ना ज़्यादा इस क्वेश्चन पर किसी का ध्यान गया है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, भारतीय जनतंत्र को जातीय तंत्र किसने कहा है? तो ये नर्मदेश्वर प्रसाद जी ने भारतीय जनतंत्र को जातीय तंत्र कहा है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जाति व्यवस्था किस जातीय की प्रतिष्ठा पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है, यहाँ पर ब्राह्मण जो हैं उनको प्रथम स्थान मिला है, तो इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है? तो फ्रेंड्स, आई होप इसका आंसर सबको पता होगा क्योंकि ये हम कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। जाति एक बंद वर्ग है, ये मजुमदार एवं मदान जी की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, जाति बंद व्यवस्था है या खुली व्यवस्था है? तो फ्रेंड्स, जाति जो है वो जन्मजात होती है, इसीलिए ये व्यवस्था बंद है। अगला क्वेश्चन है, जाति का निर्धारण जन्म से होता है या नहीं? तो जाति का निर्धारण जन्म से होता है। बच्चा जिस घर में जन्म लेगा वो घर जिस जाति का होगा समाज में, उसी जाति का बच्चा भी हो जाएगा। उसके जन्म का निर्धारण, इसीलिए जाति का निर्धारण उसके जन्म पर आधारित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जाति की उत्पत्ति के परंपरागत सिद्धांतों के प्रतिपादन का स्रोत क्या है? तो जाति की उत्पत्ति के परंपरागत सिद्धांतों के प्रतिपादन का स्रोत जो है वो वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं और धर्मशास्त्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेशा और केवल पेशा ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, पेशा और पेशा ही केवल जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, ये निष्कल जी ने कहा है। तो ये रहे निश्चित उत्तरीय प्रश्न। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो भी नेक्स्ट टॉपिक का। तो फ्रेंड्स, अगली टॉपिक है परिवार से, जो कि हमारे बुक में ग्रेजुएशन के परिवार को अलग अलग पार्ट में बांट कर उसका लेसन अलग अलग दिया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर संयुक्त परिवार की जितने भी क्वेश्चन है उसके हैं वो देखेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं एक नज़र में कि ये क्वेश्चन बना कैसे है। संयुक्त परिवार की अवधारणा क्या है, मतलब संयुक्त परिवार किसे कहते हैं,
हिंदू संयुक्त परिवार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक परिवार में क्या अंतर है, और संयुक्त परिवार के कोई 2 लाभ या कार्य बताइए। संयुक्त परिवार के कोई दोष को समझाइए, और संयुक्त परिवार को परिवर्तित करने में पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति एवं विचारधारा का प्रभाव बताइए। संयुक्त परिवार का भविष्य बताइए, और परिवार के बदलते प्रतिमानों के कारकों की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बताया कि क्वेश्चन यही दे देगा और 4 ऑप्शन बना देगा, उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि करेक्ट आंसर क्या है। ग्रेजुएशन की बुक है तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन यही पूछ कर 4 ऑप्शन बना देगा। तो अगर हम मातृ और पितृ में अंतर समझ रहे हैं तो इसको हम क्लियर कर लेंगे, इसका आंसर हमें आता रहेगा। संयुक्त परिवार की विशेषता भी हमें पता रहेगी, संयुक्त परिवार कहते किसे हैं ये भी हमें पता रहेगा, इसका लाभ क्या है, दोष क्या है ये भी हमें पता रहेगा, और पाश्चात्य संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी पता है, भविष्य इसका कैसा है, और परिवार के बदलते प्रतिमान क्या हैं। तो आइए आगे देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। इसमें पहला क्वेश्चन है, सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार बताइए। तो इसका आंसर है सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार। तो सत्ता के आधार पर पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक 2 परिवार होते हैं, और 2 भागों में बांटा गया है, पितृ में और मातृसत्तात्मक में। पितृसत्तात्मक परिवार में पिता ही परिवार का केंद्र बिंदु होता है, उसे मुखिया माना जाता है, तथा वंश परंपरा पिता के नाम से ही चलती है। और जैसा कि इसका अपोजिट है जस्ट, मातृसत्तात्मक परिवार में माता परिवार की केंद्र बिंदु होती है तथा वंश परंपरागत माता के नाम पर ही चलता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, नायर तारवाड़ परिवार किन किन लोगों से मिलकर बना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, एक नायर तारवाड़, जिसे नायर को तारवाड़ भी कहते हैं, परिवार में स्त्री, उसके पुत्र पुत्रियां और उसकी पुत्रियों के पुत्र एवं पुत्रियों से मिलकर यह परिवार बनता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, नायर संयुक्त परिवार को किस और नाम से जाना जाता है। तो मैंने जस्ट अभी बताया है, नायर संयुक्त परिवार को तारवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे ये क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीढ़ियों की गहराई के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार किसने बताए और बताइए। ये क्वेश्चन पूछा है, प्रकार बताइए, और ऐसे क्वेश्चन हमारे में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है पूछने के कि ये किसने कहा। तो फ्रेंड्स, पीढ़ियों की गहराई के आधार पर संयुक्त परिवार जो है वो संयुक्त परिवार के प्रकार में संयुक्त परिवार का उग्र रूप, संयुक्त परिवार का क्षैतिज रूप और संयुक्त परिवार का मिश्रित रूप, ये तो इसका प्रकार हो गया। और कपाड़िया जी ने इसको कहा है संयुक्त परिवार पीढ़ियों की गहराई का आधार, कपाड़िया जी ने बताया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है जबकि एकाकी परिवार का आकार छोटा और सीमित होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा है, संयुक्त परिवार में कर्ता का कठोर नियंत्रण होता है और एकाकी में ऐसा नहीं होता, ये दूसरा हो गया। तीसरा है, संयुक्त परिवार कृषि प्रधान समाजों में पाए जाते हैं जबकि एकाकी परिवार आधुनिक समाजों में पाए जाते हैं, ये तीसरा डिफरेंसेस है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू मनोवृत्तियाँ आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, यह कथन किस विद्वान का है। तो फ्रेंड्स, उत्तर है, यह कथन डॉक्टर के.एम. कपाड़िया जी का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, भारतीय संयुक्त परिवार की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है सामान्य निवास, जिसमें संयुक्त परिवार में कई छोटे छोटे परिवार होते हैं तथा इसके सदस्य एक ही निवास स्थान पर रहते हैं, जिसे वे बड़ा घर कहते हैं। और सामान्य रसोई में क्या है कि संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई में भोजन बनाकर करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि संयुक्त परिवार से ही है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के विघटन के 2 कारक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, औद्योगिकरण और नगरीकरण संयुक्त परिवार के विघटन का 2 मोस्ट ये फैक्ट है कि जो जॉइंट फैमिली है वो अब अलग हो रही है या टूट रही है एकाकी में। तो ये दोनों औद्योगिकरण और नगरीकरण बहुत ही बड़ा इनका रोल है। आगे देखते हैं क्या है। औद्योगिकरण के कारण कृषि के स्थान पर उद्योगों का महत्व बढ़ा तो इसने संयुक्त परिवार को तोड़ने में योग दिया। औद्योगिकरण एवं यातायात के नवीन साधनों ने नगरों को जन्म दिया। धीरे धीरे महानगर बने और नगरीय सभ्यता का उदय हुआ, जिसने संयुक्त परिवार को तोड़ने में मदद की। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त परिवार के 2 प्रमुख दोषों को समझाइए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है,
संयुक्त परिवार के दो प्रमुख दोष इस प्रकार हैं। पहला तो अकर्मठ्य व्यक्तियों की वृद्धि। संयुक्त परिवार में सभी व्यक्तियों के साथ सामान्य व्यवहार होता है, चाहे व्यक्ति काम कर रहा हो अथवा नहीं। उसका भरण पोषण होता है और सभी आवश्यकता की पूर्ति होती है। ऐसी दशा में बेकार व्यक्ति कोई कार्य करने को आतुर अथवा उत्सुक नहीं होता। जाहिर सी बात है, अगर किसी को फ्री में पैसा मिल रहा है, उसकी सारी ज़रूरतें मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, तो वो चाहेगा कि मैं मेहनत क्यों करूं, मैं बैठ के मुझे जब सब कुछ मिल रहा है तो मैं ऐसो आराम करूं। तो इसकी वजह से संयुक्त परिवार में आलस की वजह से बेरोजगारों की संख्या बढ़ी और जनसंख्या में वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टॉपिक देखेंगे, पॉइंट क्या है, पॉइंट है ये, व्यक्तित्व के विकास में बाधक। अब संयुक्त परिवार जो है व्यक्तित्व के विकास में कैसे बाधा बनी, ये देखिए। तो संयुक्त परिवार व्यक्तित्व के विकास में बाधक सिद्ध हुआ क्योंकि यहाँ प्रभावशाली व मूर्ख कर्मठ्य व अकर्मठ्य आदि सभी के साथ समान व्यवहार होता है। सही बात है। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्ता को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो है हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड, ये के.एम. पडिक्कर जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त परिवार में संपत्ति पर अधिकार किसका होता है? पिता का, बच्चों का, माता का, संयुक्त रूप से सभी सदस्यों का? तो फ्रेंड्स, संयुक्त रूप से सभी सदस्यों का इस पर अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त परिवार में हो रहे विघटन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य संस्कृति, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, इनमें से सभी करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार की विशेषता बताइए। तो संयुक्त परिवार में ऑप्शन है सामान्य निवास, सामान्य रसोई, सामान्य संपत्ति, इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात है, सामान्य निवास भी पाया जाता है, सामान्य रसोई भी पाई जाती है, सामान्य संपत्ति भी पाई जाती है, इसलिए इनमें से सभी करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त परिवार का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है छोटा होता है, बड़ा होता है, मध्य होता है, पता नहीं। तो फ्रेंड्स, संयुक्त परिवार में ज़्यादा लोग रहते हैं, इसीलिए इस घर का परिवार जो है वो बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार के दोष बताइए। ऑप्शन है अकर्मठ्य व्यक्तियों में वृद्धि, स्त्रियों की दुर्दशा, कलह का केंद्र, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। स्त्रियों की दुर्दशा भी उसमें हो जाती है, अकर्मठ्य व्यक्तियों में वृद्धि भी होती है और कलह का केंद्र भी बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? नहीं को क्वेश्चन को लास्ट में ध्यान से पढ़ें, नहीं है या है, इससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा है नहीं है, तो क्या नहीं है संयुक्त परिवार की विशेषता? सामान्य निवास तो है, सामान्य रसोई भी है, व्यक्तिवादिता की भावना, सामान्य संपत्ति, ये तीनों हैं। ये जो तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवादिता की भावना, यही नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, निश्चित उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है जिसे सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारतवासी आज तक प्राप्त करते आ रहे हैं। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, ये कथन मैक्स मुलर जी का है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति पर अधिकार की दृष्टि से हिंदू संयुक्त परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स, संपत्ति के आधार पर हिंदू परिवार को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवार तथा विवाह पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये के.एम. कपाड़िया जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम उस गृह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार को अधिक पीढ़ियों अर्थात 3 या अधिक के सदस्य रहते हैं तथा जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय व पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबंधित हैं या संबद्ध हैं। तो ये परिभाषा जो कि I.P. देसाई जी ने लिखी है। अब अगला क्वेश्चन है, जिस परिवार में पुरुष की प्रधानता होती है उस परिवार को क्या मानते हैं? तो पुरुष प्रधान परिवार को हम पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। और संयुक्त परिवार में कम से कम कितनी पीढ़ियों के लोग रहते हैं? तो संयुक्त परिवार में कम से कम 3 पीढ़ियों के लोग रहते हैं। कितने? 3 पीढ़ियों के लोग रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे परिवार की, ये रही टॉपिक। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट था इसीलिए मैंने उठा लिया, जनसंख्या से है ये टॉपिक। तो इसका क्वेश्चन देख लीजिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। भारत की जनसंख्या सन 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार
121.02 करोड़ है। अब अनुकूलतम जनसंख्या से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है अनुकूलतम जनसंख्या वह आदर्श जनसंख्या होती है जिसके परिणाम स्वरूप देश में प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है जाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स पहले ये भारत दूसरा स्थान था, बट ये अब भारत का प्रथम स्थान है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे करेक्शन कर लीजिए इसमें। अगला क्वेश्चन है माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत बताइए। उत्तर है माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या का जो क्रम है वो किस आधार पर बढ़ता है? तो ये ज्यामितीय क्रम के आधार पर बढ़ता है और खाद्य सामग्री या गणितीय क्रम में बढ़ती है। इस प्रकार किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। यदि मानव इस बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाता तो प्रकृति बाढ़, भूकंप और प्राकृतिक विपदाओं के माध्यम से उसे नियंत्रित करती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक बताइए। तो इसका आंसर है जन्म दर की अधिकता व मृत्यु दर में कमी भारत में जनाधिक्य के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त गर्म जलवायु, बाल विवाह, मनोरंजन के साधन का अभाव, संयुक्त परिवार प्रथा, शिक्षा का अभाव, निम्न जीवन स्तर, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र को अधिक महत्व देना भी भारत में जनाधिक्य के कारण है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में जनसंख्या नियंत्रण के कोई दो प्रभावी उपाय बताइए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है जनसंख्या के प्रभावी उपायों में प्रमुख है, पहला है परिवार कल्याण, दूसरा है शिक्षा का व्यापक प्रसार। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे परिवार कल्याण कार्यक्रम की असफलता के दो प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा परिवार कल्याण कार्यक्रम की असफलता के दो प्रमुख कारण, पहला तो अशिक्षा है, दूसरा है धार्मिक रूढ़िवादिता, अंधविश्वास जिसे कहेंगे। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है भारत में विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो फ्रेंड्स भारत में विश्व की कुल कहाँ गया, भारत में विश्व की कुल 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और अगला क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने पुरुष हैं? तो फ्रेंड्स 2011 में पुरुषों की संख्या जो है वो 62.37 करोड़ है और थी, अब है नहीं, वो पास्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 1960 में, 1965 में और 1952 में, 1955 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1952 में। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 121.2 करोड़ जनसंख्या है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लें भारत में नियमित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष में घोषित की गई? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा 2000 में। भारत में नवीन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 2000 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो भारत में साक्षरता का प्रतिशत जो है 74% है। अब निश्चित उत्तरीय प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है जब तक बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लाया जाता तब तक माँ भारती अपनी संतानों के लिए भोजन जुटाने में असमर्थ है, वह एक आदर्श माँ नहीं रह गई है। यह परिभाषा किसकी है? ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं देखने को नहीं मिली है अब तक, इसलिए इसे आप नोट डाउन कर लें अपने नोट पर और इसे ध्यान में रखें। ये परिभाषा W. बोसल की है। अगला क्वेश्चन है NS ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये माल्थस जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय क्या है? तो फ्रेंड्स इसका प्रमुख उपाय है परिवार नियोजन ही फर्स्ट प्राइवेसी बनती है कि परिवार नियोजन पर ध्यान दिया जाए तो जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है और खाद्य सामग्री गणितीय क्रम में, ये परिभाषा किसकी है? तो ये भी परिभाषा जो है वो मार्कस की है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? या यही क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात की दर क्या है?
तो लिंग अनुपात की जनगणना है 1000 पर 940 पुरुषों की संख्या है। कितने पर? 1000 पर। कभी भी लिंग अनुपात 1000 पर ही देखा जाता है, तो इसका ये आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री की साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो उस टाइम 2011 की जनगणना में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 65 दशमलव कितना 65.46 एक मिनट सॉरी उस टाइम 65.46% था। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत में प्रथम जनगणना का वर्ष कौन सा है? तो ये जनगणना जो है स्वतंत्र भारत में प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था। अब लास्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 58.64 करोड़ महिलाओं की जनसंख्या 2011 के अनुसार है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन भी अच्छे हैं। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नए हैं, जो प्रैक्टिस बुक में या तो किसी भी यूट्यूब चैनल पर हमारे जो सर मैम पढ़ाते हैं, अगर वो लोग कवर नहीं किए हैं तो उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें और रिवाइज भी करें, जिससे कि वो याद हो जाए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव को और कोई फ्रेंड्स हों तो उनको भी शेयर करें। अगर टेट सीटेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो उनको भी शेयर करें। और एजुकेशन सब्जेक्ट से पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट का भी मैं प्रीवियस पेपर सॉल्व करा रही हूँ, तो उसी भी ज़रूर देखें। और अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स या रिलेटिव, तो उनको भी शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर जिसे भी पीडीएफ चाहिए, चाहे वो पीजीटी क्या होगा, कोई भी पीडीएफ, चाहे ये इसी का सोशियोलॉजी का ही हुआ, मुख्य सेविका का ही, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आज इतना ही, थैंक यू।